इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 21 के रूल 30 से आगे के रूल्स को समझेंगे। इससे पहले हम रूल 29 तक ऑर्डर 21 के समझ चुके हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सीपीसी रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सीपीसी रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो रूल 30 है, यहाँ से आगे के रूल्स को समझना है। हमने रूल 29 तक समझ लिया ऑर्डर 21 के, जो कि एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करते हैं और साथ साथ इंटरप्रेट करते हैं कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले जो रूल 30 है वो हमें मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है। मतलब अभी यहां से जो आगे के रूल्स हैं, कुछ रूल्स हमें मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करते हैं, कि क्या तरीका होता है, क्या मोड होता है उस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने का। तो सबसे पहले जो रूल 30 है, रूल 30 क्या बोलता है? डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अब जब एक डिक्री जो कोर्ट ने दी, और वो डिक्री किस चीज से रिलेटेड थी? मनी डिक्री थी। मतलब कि उसके अंदर जो डिक्री हुई थी, जो रिलीफ मिलना था, वो क्या मिलना था? मनी मिलनी थी। किसको? डिक्री होल्डर को। किससे? जजमेंट डेटर से। जजमेंट डेटर वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया, और डिक्री होल्डर वो व्यक्ति जिसके फेवर में डिसीजन आया। तो अब ये जो रूल 30 है, किसके बारे में बता रहा है? डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, की जहां पे जो डिक्री हुई है वो मनी की पेमेंट के लिए हुई है। तो वहां पे उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? तो उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, कि कोई भी डिक्री जो मनी की होगी, मतलब इसके अंदर मनी पे करनी होगी, इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ, कि उस व्यक्ति को डिक्री के अंदर मिला तो कुछ और रिलीफ था, लेकिन वो रिलीफ पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके अल्टरनेटिव के अंदर मनी पे करनी थी उस जजमेंट डेटर को, डिक्री होल्डर को। मे बी एग्जीक्यूटेड, तो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है? मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर, की वो जो जजमेंट डेटर है उसको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है अगर वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो। या फिर और बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, की उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच दिया जाएगा। या फिर दोनों चीजें की जा सकती हैं, कि उसको प्रिजन में भी डाला जा सकता है और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेचा भी जा सकता है। तो ये हमें रूल 30 के अंदर बताया गया कि जब पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री है, जहां पे मनी से रिलेटेड डिक्री है, वहां पे रूल 30 एप्लीकेबल होगा मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए। फिर आते हैं हम रूल 31 के ऊपर, डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, और उससे रिलेटेड डिक्री हुई है। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी से, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी एक स्पेसिफिक है, हमें पता है कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे उसके रिगार्डिंग कोई डिक्री पास हुई है कोर्ट के द्वारा। तो वहां पे उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा वो बताया गया है। where the decree is for any specific movable और फॉर एनी शेयर इन अ स्पेसिफिक मूवेबल, की पूरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के, या फिर उस मूवेबल प्रॉपर्टी के किसी स्पेसिफिक शेयर के लिए, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीजर, कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती है? सीज करके, कि उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। इफ प्रैक्टिसेबल, अगर वो प्रैक्टिसेबल है तो, ऑफ द मूवेबल और शेयर एंड बाय द डिलीवरी देयरऑफ टू द पार्टी टू whom it has been adjourned, और सीज करके फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उस पार्टी को डिलीवर कर दी जाए जिसके फेवर के अंदर डिसीजन आया हुआ है। और बाय द डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर, या फिर वो जो जजमेंट डेटर है उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए। और बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और बाय बोथ, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, या फिर दोनों चीजें, कि उसको सिविल प्रिजन में भी डाल दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर लिया जाए। फिर इसका सब रूल 2 क्या बोलता है? वेयर एन अटैचमेंट अंडर सब रूल 1 हैज बीन रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 3 मंथ्स, कि जहां पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर ली गई थी, अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच हुए हुए 3 महीने हो गए हैं। इफ द जजमेंट डेटर हैज नॉट ओबेड द डिक्री, और जजमेंट डेटर ने अभी तक वो डिक्री को ओबे नहीं किया, मतलब कि उसकी जो पर्सन को जो भी उसने स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी देनी थी वो नहीं दिया है, एंड द डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड टू हैव अटैच्ड प्रॉपर्टी सोल्ड, और डिक्री होल्डर ने क्या किया? एप्लीकेशन लगा दिया कोर्ट के अंदर कि जो प्रॉपर्टी है, इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको बेच दिया जाए, जिसको अटैच कर रखा है। तो सच प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड, तो प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा बेची जा सकती है, जरूरी नहीं है कि बेच दी जाएगी, कोर्ट उसको बेच सकता है। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड द कोर्ट में अवार्ड टू द डिक्री होल्डर एज अ केस मे बी अमाउंट हैज बीन फिक्स्ड बाय द डिक्री टू बी पेड एज एन अल्टरनेटिव टू डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी अमाउंट उसमें से रिलीज होगा, मतलब उसको बेच के, उसमें से जो भी अमाउंट कोर्ट को लगेगा कि जो फिक्स अमाउंट है एज अल्टरनेटिव रिलीफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले इस डिक्री होल्डर को पे कर देना चाहिए, वो पे कर दिया जाएगा।
सच अमाउंट एंड इन अदर केसेस सच कंपनसेशन एज इट थिंक फिट, या फिर जो कंपनसेशन कोर्ट को ठीक लगता है वो पे कर दिया जाएगा। और उसके बाद एंड शेल पे द बैलेंस टू द जजमेंट डेटर ऑन हिज एप्लीकेशन, की उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा तो जजमेंट डेटर कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा देगा कि इसमें से इतना अमाउंट बच गया, तो वो अमाउंट जो है वापस जजमेंट डेटर को दे दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी में से। फिर इसका सब रूल 3 बोलता है कि वेयर द जजमेंट डेटर हैज ओबेड द डिक्री, जहां पे उसने ओबे किया मतलब 3 महीने के अंदर जैसा उसको बोला गया था उसने उस चीज को फॉलो किया, एंड पेड ऑल द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम, और जो भी कॉस्ट थी उसको एग्जीक्यूट करने की वो भी सारी पे कर दी उसने, द सेम विच इज बाउंड टू पे, जिसको भी वो पे करने के लिए बाउंड था, और वेयर एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, और वो जो 3 महीने थे अटैचमेंट से जो भी सबसे सब रूल 2 के अंदर भी पढ़े वो 3 महीने बीत गए, लेकिन और वेयर द एंड ऑफ नो एप्लीकेशन टू हैव योर प्रॉपर्टी सोल्ड हैव बीन मेड, और वहां पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई उस डिक्री होल्डर के द्वारा कि इसकी जो अटैच प्रॉपर्टी है इसको बेच दिया जाए, या फिर इट हैज बीन रिफ्यूज, एप्लीकेशन तो लगाई गई उसके द्वारा लेकिन वो एप्लीकेशन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी, द अटैचमेंट शैल सीज, तो जो अटैचमेंट है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी और जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो अब सीज हो जाएगी, वो अटैच्ड नहीं रहेगी। तो पहले हमने मनी के बारे में सीखा जहां पे मनी डिक्री होगी, दूसरा हमने स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर सीखा कि किस तरीके से उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। फिर आते हैं हम रूल 32 के ऊपर, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर इंजंक्शन। तीन चीजें, तीन रिलीफ जब होंगे तो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यहाँ पे बताया गया, या तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है जिसके अंदर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगती है कोर्ट के अंदर, या सेक्शन 9 के अंदर दिया गया जहां पे वो अपने कॉन्जुगल राइट्स को वापस मांगता है, या फिर आपने जो अपना जब आपने रिलीफ मांगा कोर्ट से, जब सिविल रिलीफ मांगा तो आपने वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी कि भाई इस चीज को पूरा किया जाए जो चीज आपने मांगी, या फिर इंजंक्शन मांगी कि जो चीज है उसको रोक दिया जाए। तो आपने इस तरीके का कोई रिलीफ मांगा तो उस रिलीफ के केस में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। Where the party against whom a decree for specific performance of a contract or for restitution of conjugal rights or for an injunction has been passed, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट इन तीनों में से कोई भी डिक्री पास हुई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ओबेइंग द डिक्री, और उस पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी उस डिक्री को फुलफिल कर सकता था, मतलब पूरा कर सकता था, ओबे कर सकता था, एंड हैज विलफुली फेल्ड टू ओबे, और उसने जानबूझ के उसको ओबे करने से मना कर दिया कि भाई उसको फॉलो नहीं किया। The decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal rights by attachment of property, जो जहां पे restitution of conjugal right वाली डिक्री थी तो उसको उस तरीके से एनफोर्स कराया जा सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, और इन द केस ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर एन इंजंक्शन, और जो बाकी दोनों थे जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था और इंजंक्शन था उसके अंदर जो पर्सन था उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाला जा सकता है, मतलब डिटेन किया जा सकता है, और बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ, और या फिर उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है या फिर दोनों किया जा सकता है। मतलब जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होगा तो सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, लेकिन जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर इंजंक्शन वाला रिलीफ होगा तो वहां पे उसको डिटेन भी किया जा सकता है प्रिजन के अंदर, सिविल प्रिजन के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। फिर यहाँ पे सेकंड बात बताता है सब रूल 2 क्या बोलता है इसका, where the party against whom a decree for specific performance or for an injunction has been passed is a corporation, कि जहां पे जब दो रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन पास हुए और उसके अंदर जो पार्टी थी जिसके अगेंस्ट हुए वो कॉर्पोरेशन थी, मतलब एक कंपनी थी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हुई तो उसके अंदर क्या होगा, द डिक्री मे बी एनफोर्स्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो उसको किस तरीके से एनफोर्स कराया जा सकता है कि जो कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए, या फिर विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय द डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द डायरेक्टर्स और द प्रिंसिपल ऑफिसर देयरऑफ, या फिर जो उसके डायरेक्टर्स हैं या जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाल दिया जाए, और बाय बोथ अटैचमेंट एंड डिटेंशन, या फिर दोनों चीजें की जा सकती है कि उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेशन की वो भी अटैच की जा सकती है, और जो उसके डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल ऑफिसर है उनको डिटेन भी किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, दोनों चीजें भी हो सकती है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है वेयर एनी अटैचमेंट अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 हैज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 6 मंथ, जैसे पिछले वाले रूल के अंदर 3 महीने का पीरियड था, यहाँ पे 6 मंथ्स का पीरियड कर दिया गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। If the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder is applied to have the attached property sold, such property may be sold and out of the proceed of the court may award the decree holder such compensation as it think fit and shall pay the balance to the judgment debtor on his application, कि उसने 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन लगा दी डिक्री होल्डर ने, और जो जजमेंट डेटर था उसने 6 महीने के अंदर उसको ओबे नहीं किया जो डिक्री थी, तो फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसको भी अटैच किया गया था उसको
कोर्ट के द्वारा बेचा जा सकता है और उसमें से जो भी प्रोसीड आएंगे वो डिक्री होल्डर को पे कर दिए जाएंगे और जो भी बचेगा अमाउंट वो वापस जजमेंट डेटर को दे दिया जाएगा। फिर सब रूल 4 बोलते हैं जजमेंट डेटर हैज ओबेड द डिक्री एंड पेड ऑल द कॉस्ट एग्जीक्यूटिंग द सेम व्हिच इज बाउंड टू पे, जहां पे उसने सारे अपनी ओबे कर दी, जो जजमेंट डेटर है उसने पूरी डिक्री एग्जीक्यूट कर दी, जो भी उसको बात बोली गई थी उससे रिगार्डिंग कॉस्ट पे कर दी जो भी उसने पे करनी थी एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स की 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट। नो एप्लीकेशन टू हैव द प्रॉपर्टी सोल्ड हैज बीन मेड और इफ इट हैज बीन मेड रिफ्यूज द अटैचमेंट शैल सीज। और या फिर कि उस रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगाई गई कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाए, या फिर लगाई तो गई लेकिन वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, तो जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अब सीज हो जाएगी जजमेंट डेटर की, मतलब कि अब वो हट जाएगी, उसके ऊपर से जो अटैचमेंट थी वो हट जाएगी, वो फ्री हो जाएगी प्रॉपर्टी। Where the decree for specific performance of a contract or for an injunction has not been obeyed, the court, in lieu of the addition to all or any of the processes aforesaid, direct that the act required to be done may be done so far as practicable by the decree holder or some other person appointed by the court। तो कोर्ट इन दोनों रिलीफ के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन के अंदर अलग से जो बातें बताई गई हैं इसके अलावा वो उनको परफॉर्म भी करवा सकती है एट द कॉस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर, कि भाई उसको पूरा तो वही करेगा जो डिक्री होल्डर है, लेकिन वहां पे कॉस्ट कौन पे करेगा, जजमेंट डेटर कॉस्ट पे करेगा। एंड अपॉन द एक्ट बीइंग डन द एक्सपेंसेस इनकर्ड मे बी ascertained in such manner as the court may direct and may be recovered if they were included in the decree। और अगर उससे रिगार्डिंग और कोई कॉस्ट होती है उसको पूरा करने में तो कोर्ट उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, और अगर उसकी डिक्री के अंदर इंक्लूडेड है तो वो फिर वो कॉस्ट भी जजमेंट डेटर से रिकवर की जाएगी। मतलब अगर जजमेंट डेटर नहीं कर रहा तो फिर वो जो डिक्री होल्डर है खुद कर लेता है और उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो जजमेंट डेटर को पे करनी पड़ती है। तो ये हमने रूल 32 समझा। फिर आते हैं हम रूल 32 के बाद रूल 33। हाँ, रूल 33 के अंदर क्या दिया गया है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया गया कि उसके अंदर डिक्री को किस तरीके से एनफोर्स कराया जाता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन रूल 32, रूल 32 के अंदर जो हमने पढ़ा वो तो चीज है ही। The court either at the time of passing the decree, या तो जिस वक्त वो डिक्री को पास कर रहे restitution of conjugal rights की against the husband for the restitution of conjugal rights, or at any time afterwards, या उसके बाद कभी भी, may order that the decree shall be executed in the manner provided in this rule। तो वो ऑर्डर कर सकता है कि रूल 33 के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब क्या बोलते हैं आगे सब रूल 2 इसका, where the court has made an order under sub rule 1, जहां पे वो सब रूल 1 के हिसाब से ऑर्डर कर देता है कोर्ट की भाई रूल 33 के हिसाब से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को एग्जीक्यूट किया जाए। इट में ऑर्डर दैट इन द इवेंट ऑफ द डिक्री नॉट बीइंग ओबेड विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड इन दिस बिहाफ, कि भाई अब जितना पीरियड आपको दिया गया अगर उस पीरियड के अंदर आप अपनी जो डिक्री है उसको ओबे नहीं करते, द जजमेंट डेटर शैल मेक टू द डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट्स एज मे बी जस्ट। तो जो जजमेंट डेटर है उसको, जो डिक्री होल्डर है उसको पीरियोडिकल पेमेंट्स करनी पड़ेंगी जो भी कोर्ट बताएगा या जो भी जस्ट है। एंड इफ इट थिंक्स फिट रिक्वायर्ड दैट द जजमेंट डेटर शैल आल्सो टू इट्स सैटिस्फैक्शन सिक्योर टू द डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट्स, की वो पीरियोडिकल पेमेंट्स उसको पे करनी पड़ेंगी। फिर इसका सब रूल 3 बोलता है द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी और मॉडिफाई एनी ऑर्डर मेड अंडर सब रूल 2 फॉर पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ मनी। तो कोर्ट समय के साथ वो पेमेंट के जो अमाउंट है उनको चेंज कर सकता है कि भी कंडीशन चेंज हुई, जो डिक्री होल्डर था उसकी कुछ कंडीशंस चेंज हो गई, या फिर जो जजमेंट डेटा था उसकी कंडीशंस चेंज हो गई, या टाइम चेंज हो गया, बहुत टाइम से वही चल रही थी, तो जो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। इधर बाय अल्टरिंग द टाइम्स ऑफ पेमेंट, वो ये भी कर सकता है कि भाई पहले महीने में एक बार बोला गया था अब 15 दिन में एक बार करना है, वो इस चीज को भी अल्टर कर सकता है। और बाय इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द अमाउंट, कि पहले 10,000 पे करने थे अब 8,000 पे करने हैं, पहले 10,000 करने थे 12,000 पे करने, तो वो चीजें भी चेंज कर सकता है। और मे टेम्परेरीली सस्पेंड द सेम एज टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द मनी सो ऑर्डर टू बी पेड, या फिर सस्पेंड कर सकता है कि कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली कि अब ये अमाउंट पे नहीं करना होगा, एंड अगेन रिवाइज द सेम, और दोबारा से उसको रिवाइज कर सकता है इधर होली और इन पार्ट और दैट मे थिंक जस्ट, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा अपने हिसाब से वो अमाउंट को वेरी वगैरह कर सकता है कंडीशन के हिसाब से। एनी मनी ऑर्डर टू बी पेड अंडर दिस रूल मे बी रिकवर्ड एज दो इट वर पेबल अंडर द डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, तो उसको उसी तरीके से रिकवर किया जाएगा जैसे पेमेंट ऑफ मनी जो हमने रूल 30 के अंदर पढ़ा था, जिस तरीके से उसको रिकवर किया जाता है उसी तरीके से इसको भी रिकवर किया जाएगा कि उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाला जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है, उस तरीके से इस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। फिर रूल 34 बोलता है डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से क्या मोड होगा उसको एग्जीक्यूट करने का वो यहाँ पे बताया गया है। वेयर
अ डिक्री इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, की जहां पे किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई डिक्री हुई है या फिर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने के लिए कोई डिक्री हुई है। एंड द जजमेंट डेटर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू ओबे द डिक्री, और जजमेंट डेटर क्या करता है, उसको नेग्लेक्ट्स कर देता है कि भाई ध्यान ही नहीं देता उसको ओबे करने के लिए, या फिर रिफ्यूज कर देता है, साफ मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा। The decree holder may prepare a draft of the document or endorsement in accordance with the terms of the decree and deliver the same to the court। तो जो डिक्री होल्डर वो क्या करेगा, पूरा ड्राफ्ट बनाएगा कि क्या क्या चीजें, और फिर उसको कोर्ट को डिलीवर कर देगा। The court shall thereupon cause the draft to be served on the judgment debtor। फिर वो जो ड्राफ्ट था वो कोर्ट उसको सर्व करेगा, जो जजमेंट डेटर है उसको, together with the notice requiring his objection to be made within such time as the court फिक्सेस इन दिस बिहाफ, और उसको बोलेगा, नोटिस देगा कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है तो इतने पीरियड के अंदर आप मेरे पास आके वो ऑब्जेक्शन रेज करिए। वेयर द जजमेंट डेटर ऑब्जेक्ट्स टू द ड्राफ्ट, जहां पे वो जजमेंट डेटर ऑब्जेक्ट कर देता है, ऑब्जेक्शन ले लेता है, हिज ऑब्जेक्शन शैल बी स्टेटेड इन राइटिंग विद इन सच टाइम एंड द कोर्ट शैल मेक सच ऑर्डर अप्रूविंग और अल्टरिंग ड्राफ्ट एज इट थिंक फिट। तो उसको राइटिंग के अंदर वो ऑब्जेक्शन लेनी होती है जजमेंट डेटर को, फिर कोर्ट को जैसा ठीक लगता है अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी चीज करनी है उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर उसको करके फिर वो आगे ऑर्डर कर देता है। The decree holder shall deliver to the court a copy of the draft with such alterations as the court may have directed upon the proper stamp paper if a stamp paper is required by the law for the time being in force, and the judge or such officer as may be appointed in this behalf shall execute the document so delivered। तो कोर्ट उसको बोलेगा भी आपने बिना इसको पेपर के, मतलब स्टैम्प पेपर के आपने कोर्ट के पास अप्लाई कर दिया, तो वो फीस पे करके फिर आप आइए, तो वो सब चीजें हो सकती है। The execution of document or endorsement of negotiable इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस रूल में भी इन द फॉलोइंग फॉर्म नेमली, तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से लिखा होगा इसके ऊपर, जो जब इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, एंडोर्समेंट या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब कराया जाएगा, एंडोर्समेंट की जाएगी, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा CD जज ऑफ द कोर्ट ऑफ और एज अ केस में बी फॉर AB इन सूट बाय EF अगेंस्ट AB, इस तरीके से लिखा जाएगा। And shall have the same effect as the execution of the document or the endorsement of the negotiable instrument by the party ordered to execute और endorse the same। तो वही सेम इफेक्ट होगा जो किसी सेम इफेक्ट एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और द एंडोर्समेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय द पार्टी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट और एंडोर्स द सेम, कि भाई उस पार्टी ने उसको ऑर्डर करवाया है एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर सब रूल 6 बोलता है वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, भाई वो जो डॉक्यूमेंट था उसको रजिस्टर कराना जरूरी था लॉ के हिसाब से। The court or such officer as a court may be authorized in this behalf by the court shall cause the document to be registered in accordance with such law। तो वो कह सकता है इसको जो भी लॉ के हिसाब से रजिस्टर किया जाए। Where the registration of the document is not so required, जहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, but the decree holder desired to be registered, लेकिन decree holder चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाए, the court may make such order as it thinks fit, तो वो ऑर्डर कर देगी कि इसको रजिस्टर कर दिया जाए डॉक्यूमेंट को। Where the court makes any order for registration of any document, it may make such order as think fit as to the express of registration। तो कोर्ट को लगता है कि भाई किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देना चाहिए, तो वो उसके ऊपर बता देगा। तो ये हमने रूल 32 के अंदर समझा कि जहां पे किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कोर्ट के पास गए हो या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कराने के लिए। फिर आते हैं हम, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, डिक्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने मूवेबल देखी थी, मनी डिक्री देखी थी, या फिर हमने डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कराया। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा, मतलब कोई डिक्री अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है तो। वेयर डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे कोई डिक्री है जहां पे जजमेंट डेटर को, डिक्री होल्डर को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है। पोजीशन देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू द पार्टी टू whom it has been adjudged or to such person as may appoint to receive the delivery on this behalf। तो इस केस के अंदर जिस भी पर्सन के फेवर के अंदर डिसीजन आया है उसको डिलीवरी, उसका पोजीशन मिल जाना चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर उस डिक्री होल्डर ने जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया है उसके बिहाफ पे वो पर्सन उसका पोजीशन ले लेगा। एंड इफ नेसेसरी बाय रिमूविंग एनी पर्सन बाउंड बाय द डिक्री हु रिफ्यूजेस टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और अगर ये ऐसा लगता है कि जो अगर कोई पर्सन खाली नहीं कर रहा है उस जगह को, तो उसको वेकेट कराया जा सकता है, और फिर जिस पर्सन को जगह मिलनी चाहिए वो जगह, उस जगह का पोजीशन दे दिया जाएगा। वेयर डिक्री इज फॉर जॉइंट पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ऐसी डिक्री है जहां पे जॉइंट पोजीशन करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, such possession shall be delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place in the property and proclaiming by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree, कि भाई वहां पे क्या करेंगे, किसी जगह पे उसको चिपका देंगे उस प्रॉपर्टी पे, और फिर बाय ड्रम, मतलब वो एक तरीके से ड्रम पीट के बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, इतना पार्ट इसका है। Where possession of any building or enclosure is to be delivered and the person in possession being bound by the decree does not afford free
access. The court through its officers may, after giving reasonable warning and facility to any woman not appearing in public according to the customs of the country, to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door or do any other act necessary for putting the decree holder in possession. कि भाई किसी तरीके से उसे लॉक लगा रखा था तो वो लॉक हटाने के लिए कोर्ट उसको टाइम दे सकता है कि आप नहीं हटा पा रहे तो आपको वो टाइम दे देगा कि आपको अपना लॉक वहां से हटा लीजिए, या किसी जिस तरीके से भी जो डिक्री होल्डर को पोजीशन नहीं मिल रहा तो वो अपनी चीज हटा लीजिए, तो डिक्री होल्डर उस तरीके से अपनी पोजीशन ले लेगा। तो इमोवल प्रॉपर्टी के केस के अंदर बताया गया। फिर आता है डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी व्हेन इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट। जब टेनेंट के ऑक्यूपेंसी के अंदर वो इमोवल प्रॉपर्टी थी, अब जो डिसीजन था वो जो ऑनर था उसके फेवर के अंदर आया और जो टेनेंट था वो डिक्री होल्डर बन गया, तो क्या होगा? Where a decree is for the delivery of an immovable property in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same and not bound by the decree to relinquish such property, the court shall order delivery to be made by affixing a copy of warrant in some conspicuous place of the on the property। तो वहां पे warrant जो है किसी conspicuous place के ऊपर लगा दिया जाएगा। And proclaiming the occupant to beat drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree in regard the property। तो वही ड्रम बीट दिया जाएगा या फिर जो भी कस्टमरी वे है उस तरीके से वहां पे बता दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब उनकी है। फिर अब आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमने मोड ऑफ एग्जीक्यूशन समझा, अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे ऑर्डर 21 को कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियोस के अंदर हम अपने ऑर्डर 21 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें।